डॉक्टर, आप जल्दी से घर आइए। देखिए आकर दादी माँ को क्या हो रहा है। प्लीज़ जल्दी आइए। उधर से आवाज़ आती है, मिस्टर राहुल, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ ही पल में पहुँचने वाला हूँ। एक गाड़ी तेज़ी से आकर लोहे के बड़े गेट से सामने आकर रुकती है। लोहे के गेट के अंदर एक सुंदर सा बंगला होता है। बाहर बहुत बड़ा सुंदर सा गार्डन होता है। वहीं दूसरी साइड एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता है। अंदर एक दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे पर ही एक शानदार कालीन बिछी है। ऊपर की ओर एक बड़ा सा झूमर लगा है जो घर की शोभा बढ़ाए हुए है। दरवाजे पर ही नौकरों की फौज खड़ी है। उनमें से एक नौकर आगे बढ़कर, जिसका नाम सुरेश है, आइए डॉक्टर साहब, उनका बैग हाथ में लेते हैं। मैं आपको बड़ी मालकिन के कमरे में ले चलता हूँ। डॉक्टर, देखिए दादी माँ को क्या हुआ है। रिलैक्स मिस्टर मेहरा, आपको अपनी दादी का पूरा ख्याल रखना है। मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। फिर नौकरों की पूरी फौज दादी माँ की सेवा के लिए है। वैसे तो मुझे कोई कहने का हक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पापा के ज़माने से तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूँ। इन्हें नौकरों की नहीं, किसी अपने खास की ज़रूरत है। मतलब आप शादी क्यों नहीं कर लेते मिस्टर मेहरा? क्या? हाँ, इससे आपकी दादी माँ की तबीयत में भी सुधार आ सकता है और उन्हें बहू आने की खुशी में शायद जल्दी रिकवर कर लें। डॉक्टर अंकल, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मुझे लड़की जात से ही नफ़रत है, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी। देखो बेटा, मैं तुम्हें एक परिवार के सदस्य के जैसे सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का बहुत करीबी दोस्त भी था। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ अंकल, दोबारा धोखा खाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। बेटा, नहीं, कुछ तो अपनी दादी माँ का ख्याल करो। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है जीने के लिए। राहुल मेहरा चौंकते हुए, क्या बकवास कर रहे हैं अंकल आप? मेरी दादी माँ को कुछ नहीं होगा, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। बेटा, दादी माँ को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पर हैं। कभी भी वो तुम्हें छोड़कर जा सकती हैं। राहुल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को हायर कर लेता तो दादी माँ को ठीक होना ही पड़ता। सावित्री जी ने मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताएं, क्योंकि वो तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती हैं। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। दवाई मैंने दे दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है। कुछ देर बाद उन्हें होश आ जाएगा। राहुल दादी माँ के कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। उन्हें एकटक निहारने लगता है। वो अपने अतीत में खो जाता है कि कैसे उनकी दादी माँ ने उसे पाला है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन्होंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन में कैसे दादी माँ उसके पीछे खाना लेकर दौड़ती थी, कैसे उन्होंने ज़माने की बुरी नज़र से बचा के रखा था, कैसे दुख झेले थे उसके भरण पोषण के वक्त। जवान बहू बेटे के जाने के बाद जीने की आस खत्म हो गई थी, लेकिन उन्हें जीना पड़ा था अपने पोते के लिए। राहुल के लिए बिजनेस भी संभाला, पोते को भी इस लायक बनाया कि आज वो शहर का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है। राहुल बाबा, आपके लिए खाने को कुछ ले आऊं? सुरेश पूछता है। नहीं, तुम जाओ यहाँ से। आपने सुबह भी कुछ नहीं खाया और आकर दादी माँ की सेवा में लग गए। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर दादी माँ का ख्याल कौन रखेगा? राहुल सुरेश पर चिल्लाते हुए, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं खाना है। सुरेश चुपचाप मुंह लटकाए कमरे से बाहर आ जाता है। राहुल को बाद में बहुत बुरा लगता है। वो सुरेश के पास जाकर माफ़ी मांगता है। काका, मुझे माफ़ कर दो, मैं दादी माँ को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए आपसे ऐसे बात की। कोई बात नहीं राहुल बाबा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मालकिन की बहुत चिंता है, पर आप हमारे लिए हमारे बच्चे जैसे हैं, इसलिए खाने पीने की चिंता लगी रहती है। लता बाहर भागती हुई आती है, घर की देखभाल करती है और दादी माँ का ख्याल रखती है। राहुल बाबा, वो दादी माँ। राहुल डरते हुए, क्या हुआ? दादी माँ को उन्हें होश आ गया है। राहुल भागता हुआ दादी माँ के कमरे में जाता है और उन्हें गले लगकर बच्चों की भांति रोने लगता है।
क्या हुआ बेटा, ऐसे बच्चों जैसे क्यों रो रहा है? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है इस दुनिया से। राहुल अपनी दादी माँ को डांटते हुए। बहुत बोलती हैं आप। ऐसे कोई बोलता है अपने पोते के सामने? कभी सोचा है आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? आप चिंता मत करो दादी माँ, मैं कोई बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। अगर विदेश में भी जाना पड़ा तो वहाँ भी चलूँगा आपके साथ, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूँगा। दवाई के सहारे इन हड्डियों का ढांचा कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो टूट के बिखरेगा। दादी माँ, पापा की तो मुझे शक्ल भी याद नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी दुनिया हो, मेरे माँ बाप सब आप ही हो। जो आया है उसे जाना ही है बेटा। तूने कभी सोचा है कि तेरे सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? तू अपना किसी चीज़ में ख्याल नहीं रखता है। क्या कमी है इस घर में? धन है, दौलत है, इज्जत शोहरत सब कुछ है, फिर भी ये घर सूना है। मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है कि कल को मैं ना रहूं तो तेरा क्या होगा? सोचा है कभी? आपको क्या चाहिए दादी माँ, मैं आपको ला कर दूँगा, क्योंकि आपने मुझे इस लायक बनाया है। पक्का ला कर देगा? हाँ, मेरे लिए एक बहू और अपने लिए एक पत्नी लिया। ऐसा नहीं हो सकता है, यह बात आप भी जानती हैं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मुझे लड़कियों, औरत जात से नफ़रत है, इसलिए ये संभव नहीं हो सकता। फिर तो तुझे मुझसे भी नफ़रत होगी, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। घर में काम कर रही नौकरानियाँ, इनसे भी नफ़रत होगी। दादी माँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी ज़िंदगी हो। रही बात घर में काम करने वाली लड़कियों की, उनसे मुझे नफ़रत क्यों होगी? वो गरीब हैं, पैसे की ज़रूरत थी तभी तो वो हमारे यहाँ काम कर रही हैं, मुझे उनसे नफ़रत क्यों होगी? अभी तूने ही तो बोला। तू, दादी, वो मैं, चलो छोड़ो। छोड़ दिया, पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तू मेरे लिए बहू लेकर नहीं आया तो मैं दवाई को, खाने को, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। जहाँ 6 महीने जीना होगा वहीं 6 दिन में चली जाऊंगी। दादी माँ की बात सुनकर राहुल तैस में आकर कमरे से चला जाता है। सुरेश काका, सुरेश काका, कहाँ हैं आप? आया मालिक। जी मालिक, बोलिए। दादी माँ की दवाई की और खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर उन्होंने नहीं खाया पिया तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर गांव निकल जाना। मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आपको इन हाथों से पाला है। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मुझे कौन काम देगा इस उम्र में? वो मैं सब नहीं जानता हूँ, जितना कहा है उतना सुनो। मालिक, आप बड़ी मालकिन की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? फिर उनके जीवन का भरोसा ही क्या है? राहुल बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए, आप इस घर के नौकर हैं, मालिक जैसे ऑर्डर देने की कोशिश ना करें। माफ़ करना मालिक, आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। राहुल वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सुरेश काका बड़बड़ाते हुए, इन बड़े लोगों के चक्कर में हमेशा हम छोटे लोगों को ही पिसना पड़ता है। एक को दवाई खानी नहीं है और दूसरे को खिलाने की जिद है, वो भी दूसरों के हाथ। दादी माँ, आप अपनी दवाई ले लीजिए, तभी तो आप ठीक हो पाएंगी। फिर जिद कर लेना शादी ब्याह की, लता कहती है। दादी माँ इमोशनल होते हुए, तुझे क्या लगता है मैं जीना नहीं चाहती हूँ? मैं भी जीना चाहती हूँ, अपने पर पोते पोती के साथ खेलना चाहती हूँ। अगर कल को मैं ना रहूँ तो कोई तो होना चाहिए ना उसकी देखभाल के लिए। अगर खाना ना खाए तो कोई उसे जिद से खिलाए। अगर देर रात तक जाग कर काम करे तो कोई उसे डांट कर सुलाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि कोई ऐसी लड़की मेरे पोते की ज़िंदगी में आए कि उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाए। लेकिन वो नालायक है कि जिद पकड़ कर बैठा है कि शादी ही नहीं करनी है। दादी माँ, आप उनको ये क्यों नहीं बताती हैं कि आप उनकी दादी माँ हैं? कैसे? देखिए दादी माँ, मर्द कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जिसे वो चाहता है उसको तकलीफ़ में देखकर हमेशा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आप बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाइए। तू मुझे मेरे पोते के खिलाफ़ भड़का रही है? नहीं दादी माँ, मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि आपके एक बार नाटक करने से क्या पता आपको आपकी बहू मिल जाए और आपके पोते को पत्नी। हाँ, वैसे बात तो तेरी सही है,
जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अगली सुबह लता हड़बड़ी में राहुल के कमरे के दरवाजे को पीटती हुई, भैया मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ, क्या काम है जो तुम्हें कमरे में आना पड़ा? उसकी ओर देखे बगैर ही कहता है। भैया आप तैयार हो रहे हैं? हाँ, सिर्फ यही पूछने आई थी या और कोई काम है? वो दादी माँ। राहुल लता के कंधों को पकड़ते हुए, क्या हुआ दादी माँ को? उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया पिया है और ना ही दवाई ली है। राहुल लता पर जोर से चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, यह बात तुम अब बता रही हो? आवाज़ इतनी तेज़ थी कि घर के सारे नौकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मालिक, आप इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? सुरेश काका कहते हैं। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि दादी माँ का ख्याल रखना है? आप में से किसी से वो भी नहीं हुआ? हर महीने पैसे किस चीज़ के देता हूँ? वो सभी नौकरों की एक साथ डांट लगाता है। छोटे मालिक, बड़ी मालकिन नहीं मान रही हैं तो आप मान जाइए। तुम सब काम करो अपना, दादी माँ के लिए फटाफट नाश्ता तैयार करो, उनकी दवाइयों को लेकर कमरे में आओ। राहुल दादी माँ के कमरे में जाता है। पीछे से नौकरों की पूरी मंडली पहुँच जाती है। मुझे कुछ नहीं खाना पीना, चल जा यहाँ से। दादी माँ, आपने कैसे बच्चों जैसी जिद पकड़ ली है? हाँ, तो तू बड़ा बनकर वो जिद पूरी क्यों नहीं कर देता है? कहती हुई ज़ोर से खांसने लग जाती हैं। राहुल हड़बड़ी में दादी माँ की पीठ सहलाते हुए, कितनी बार कहा है ख्याल रखो अपना, पर आपको तो फिक्र ही नहीं है। दादी, तुझे है फिक्र? आप क्या चाहती हैं? मेरे जीते जी अपनी गृहस्थी बसा ले, तभी मैं अपना ख्याल रखूँगी, कहती हुई फिर खांसने लगती हैं। आपको इस घर में बहू चाहिए? हाँ, उसके बाद से ही अनशन टूटेगा। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। दादी माँ खुश होती हुई, जुग जुग जियो मेरे लाल, तूने तो इस बुढ़िया में जवानी भर दी। तो फिर मैं आपके लिए लड़का देखने की तैयारी करूँ? मतलब? आपने ही तो कहा कि बुढ़िया में जवानी भर दी। धत, अपनी दादी माँ को छेड़ रहा है। राहुल, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक बार फिर दादी माँ की रंगत उड़ती हुई, क्या शर्त है तेरी? सबसे पहले आपको नाश्ता करना होगा और फिर दवाई लेनी होगी, लता तपाक से बोलती हुई। दादी माँ नाश्ता कर चुकी हैं। सभी लोग गुस्से से लता की ओर देखते हैं। दादी राहुल से नज़रें चुराने लगती हैं। एक शरारती बच्चे के जैसे बहुत बदमाश हो गई हो। दादी माँ, वो सब छोड़, अपनी बात पर अटल रहना ही एक मर्द की निशानी है। ईमानदारी मैंने आपसे सीखी है, आप चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखना। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना दादी माँ। मेरे लिए ना सही, इन सब के लिए जो आपकी खुशियों के लिए हाँ में हाँ मिलाकर आपके लिए झूठ भी बोलते हैं। राहुल गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस निकल जाता है। उसका पूरा दिन उलझन में ही जाता है कि करें तो क्या करें। इसी उलझन के साथ वो ऑफिस से जल्दी निकल जाता है। शॉर्टकट रास्ते से अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ता बिल्कुल सुनसान होता है और चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। उस रास्ते पर राहुल को कुछ अजीब सा नज़र आता है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। उसके कानों में आवाज़ आती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगी। उसके बाद भी कुछ गुंडे उस लड़की को लगातार परेशान किए जा रहे थे। उनमें से एक गुंडा उस लड़की पर ऊपर से नीचे तक सरसरी निगाह डालते वक्त, पैसा तो हम वसूल कर लेंगे रानी, कहकर सभी गुंडे उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डालने लगते हैं। वो बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, लेकिन नाकामयाब रहती है। राहुल को ये सब बहुत अजीब लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं इतना स्वार्थी तो नहीं कि एक लड़की की मदद ना कर सकूं। फिर मुझे दादी माँ ने कमज़ोर का सहारा बनना सिखाया है, ना कि किसी का तमाशा बनता देख मज़े लेना सिखाया है। अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं भी हो सकता हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आपकी एक एक पाई निपटा दूँगी। उन गुंडों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, फिर भी उन्हें रहम नहीं होता है। राहुल फटाफट गाड़ी से उतरकर उन लोगों की ओर बढ़ जाता है। कौन हो तुम लोग? हम लोग जो भी हों, तू अपना रास्ता पकड़। उनमें से एक, अरे ये तो मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक है।
ओ बाबू, निकल जाओ यहाँ से, हमें इस लड़की से वसूली करनी है, इसलिए ये काम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है तुम जैसे बड़े लोगों को। लड़की को छोड़ दो, मैं चला जाऊँगा। ज़्यादा सियान पट्टी नहीं, चल निकल यहाँ से, बंदूक को दिखाकर कहता है। राहुल एक मुस्कुराहट के साथ अपनी पैंट में लगी पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग करते हुए, यह कोई खिलौना नहीं है, अगली गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। यह बात सुनते ही वो गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं और लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। राहुल वापस अपनी गाड़ी की ओर मुड़ता है, तभी पीछे से उस लड़की की आवाज़ आती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। राहुल पीछे मुड़कर देखता है और लगभग उस लड़की पर चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है जो इस सुनसान रास्ते में भटक रही हो, अगर वो लोग तुम्हें मार डालते तो। वो लड़की कुछ न बोलकर अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाने लगी। अब क्या हुआ, अगर वो लोग मुझे मार डालते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्हें मुझसे पैसे वसूलने हैं। मतलब कैसे पैसे वसूलने हैं? मेरा सौदा करके मुझे बेचना चाहते हैं, इसलिए ये लोग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठाकर लाए थे, क्योंकि मुझे उनकी मोटी रकम लौटानी थी जो मैं नहीं लौटा सकी। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल को धोखा खाने के बाद पहली बार किसी लड़की की आंखों में सच्चाई दिखी। पतली लंबी गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी नीली आंखें, उनमें आंसू भरे। भीगी आंखें उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। दुपट्टे से जब आंसू पोंछती तो उसके कान की बालियां उसके गालों को चूमती हैं। रोना बंद करो, पहले पूरी बात बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये लोग जो मुझे यहाँ लेकर आए थे, मेरे पापा ने इन लोगों से पैसे लिए थे, क्योंकि उन्हें शराब और जुए की लत लग गई थी। हाँ, तो तुम्हें क्यों लेकर आए? तुम्हारे पापा को लेकर आना चाहिए था ना। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। जिस सेठ से पैसे उठाए थे उसकी गंदी नीयत मुझ पर है, इसलिए ये लोग मुझे जबरन उठाकर ले जा रहे थे। आपने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक यू सो मच, कहकर वो लड़की जाने लगती है। राहुल अपनी गाड़ी की ओर मुड़ जाता है, फिर कुछ सोच समझकर पीछे मुड़कर उस लड़की को आवाज़ देता है, सुनो। मैं? हाँ तुम। क्या मेरा एक काम करोगी? क्या काम? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। मेरे पास आपकी मदद के लिए कुछ भी नहीं है, तुम खुद तो हो। वो लड़की सकपकाती हुई, आपके कहने का मतलब क्या है? मैं क्या आपको कोई ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ जो आपने मेरी मदद की तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूँ? आप होंगे रईस, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे आप। राहुल अपने माथे पर हाथ मारते हुए गोल घूमकर सामने आता है। ओह पागल लड़की, ज़्यादा डर्टी माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? हाँ है, और मुझे पत्नी की। अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो तुम्हें यह गुंडे कभी परेशान नहीं कर सकते, और ना ही तुम्हें सेठ से डरने की ज़रूरत होगी। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुम्हें इसके बदले मोटी रकम देने को तैयार हूँ। लेकिन आपको मुझसे शादी क्यों करनी है? आपको तो कोई भी मिल जाएगी, आप एक बिजनेस टाइकून, फिर देखने में भी अच्छे खासे हैं। फिर मुझ जैसी साधारण लड़की से शादी करके आपको क्या मिलेगा? मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए शादी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मतलब? वो लड़की हैरानी से देखती है। राहुल अपनी दादी माँ की बीमारी और जिद के बारे में बताता है। राहुल बताकर कहता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है और मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है उनकी खुशी के लिए। अगर तुम हाँ कहती हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकता कर दूँगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तब तो आप अपने पैसे वापस लेंगे। नहीं, इतनी बड़ी रकम आप मुझ पर ऐसे ही छोड़ देंगे? सॉरी, बट मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि शादी करना मेरे लिए एक खूबसूरत सपना है और मैं इस सपने का मजाक नहीं बना सकती हूँ। राहुल के हाथ में निराशा लगती है। वो अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए, अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, कहते हुए अपना कार्ड उसके हाथ पर रख देता है। वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और राहुल अपने घर की ओर निकल जाता है। अब कैसी तबीयत है दादी माँ? दवाई ली है ना आपने? हाँ। चल जहाँ यहाँ से,
मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। लेकिन क्यों दादी माँ, अब मैंने क्या कर दिया? एक ही तो चीज़ मांगी है तुझसे, वो भी तुझे दी नहीं जाती है और पूछता है तबीयत कैसी है। अरे दादी माँ, आप चिंता छोड़ दो, जल्द ही इस घर में आपकी बहू आ जाएगी। तू सच बोल रहा है ना? हाँ दादी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। ये वादा रहा आपसे राहुल मेहरा का, इस घर में जल्द से जल्द आपकी बहू आने वाली है। दादी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल दादी को गले लगाकर उनके माथे पर चुंबन करते हुए, अले मेला बच्चा, लो क्यों रहा है? बहू नहीं चाहिए मेले बाबू को? दादी माँ आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई, हट बदमाश, अपनी ही दादी माँ को छेड़ता है। माँ खड़े सभी नौकर भी दादी माँ के साथ हंस देते हैं। राहुल का फ़ोन घनघना उठता है। वो फ़ोन लेकर बाहर आते हुए, मैं बस 1 मिनट में आया। लता, हाँ दादी माँ, ज़रा मेरी बात सुन। जी दादी माँ बोलिए। ये राहुल मेरी बात मानेगा ना? कहीं अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा? अरे दादी माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? राहुल भैया ने आपसे वादा किया है तो वो ज़रूर पूरा करेंगे। एक तो तेरे कारण मेरी चोरी पकड़ी गई। अरे बड़ी मालकिन, आप चिंता ना करिए, राहुल बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको कभी उदास नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए, सुरेश कहता है। सभी नौकर एकजुट होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। भगवान ऐसा ही करें, मेरे पोते को सद्बुद्धि दें। हाँ, वैसे कुछ भी कहो दादी माँ, राहुल भैया आपसे प्यार बहुत करते हैं। दादी माँ खुद से इतराती हुई, मैं हूँ ही इतनी प्यारी, तभी तो वो मुझसे प्यार करता है। दादी की बात सुन लता हंसने लगती है। चल जा यहाँ से, बहुत काम करना है। कल को घर में बहू आने वाली है, उसका स्वागत का रूखा सूखा करना है। लता तपाक से, दादी माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे राहुल भैया कल ही दुल्हन ले आएंगे। और नहीं तो क्या, 10-20 वर्ष लगाएगा मेरा पोता। जब देखो तब मेरे पोते को लेकर मेरी टांग खींचती रहती है। हेलो, कौन? मैं प्रिया। कौन प्रिया? आप राहुल मेहरा जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसकी आपने आज रास्ते में हेल्प की। हाँ बोलो, मुझसे क्या काम है? सर, मुझे आपसे मिलना है। मुझसे क्या काम है? सर, मुझे आपकी डील मंजूर है, उसी सिलसिले में आपसे मिलना है। ठीक है, कल हम कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। ठीक 5 बजे। मुझे लेट लतीफ़ पसंद नहीं है। सर, मैं 4 बजे ही पहुंच जाऊंगी। लगता है दादी माँ आपकी होने वाली बहू से बात कर रहे हैं भैया जी, शरारती अंदाज में लता दादी माँ से कहती है। चुप कर पगली, अगर उसने सुन लिया तो फिर तेरी खैर नहीं। राहुल दोनों की बातें सुन लेता है। यह देख लता सकपका जाती है। माफ़ करना भैया, अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर भींचती हुई कहती है। बेटा, तू इसकी बात का बुरा मत मानना, बच्ची है। राहुल लता की ओर देखकर, बच्ची ही तो है। लता अपनी नज़रें ज़मीन पर गड़ाए खड़ी रहती है। मैंने भी तो यही कहा है कि बच्ची ही तो है, इतनी शरारत करना तो बनता है। लता राहुल की ओर देखने लगती है। राहुल उसे देखकर मुस्कुरा देता है। लता हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से भाग जाती है। तूने तो डरा ही दिया था बेचारी को। प्रिया 5 बजे से पहले ही कॉफ़ी शॉप पर पहुँच जाती है। राहुल तय समय पर पहुँच जाता है। वहाँ प्रिया पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। राहुल अपना सनग्लास उतारते हुए, हाँ बोलो, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? सर, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन आपको आज ही रकम चुकता करने के लिए देनी होगी। कल तो बहुत एटीट्यूड दिखा कर गई थी, आज ही अपनी औकात पर आ गई। तुम लड़कियों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है ना? सर प्लीज़, आपको जो सोचना है मेरे बारे में सोच लीजिए, लेकिन पैसे दे दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एक बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी पढ़ लो, बाद में यह ना कहना कि मैंने कुछ भी बताया नहीं। मुझे कुछ नहीं पढ़ना, बस मुझे पैसे दे दो प्लीज़ सर। मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से तुम्हारा मेरी संपत्ति पर, मेरे घर परिवार बिजनेस पर कोई भी हक नहीं होगा, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मेरे घर में रह सकती हो। अगर मंजूर हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना, वरना और भी लड़कियां हैं इस डील के लिए, क्योंकि लड़कियां सिर्फ पैसों पर ही मरती हैं। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, कहते हुए उसकी आंखें छलक आती हैं।
ठीक है, कल तुम्हें पैसे मिल जाएगा। नहीं सर, मुझे आज और अभी ही पैसे चाहिए। कल तुम मुझसे पहले शादी करोगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है पैसों के मामले में। आज के लिए आप मुझे अपने पास गिरवी रख लो सर, लेकिन मुझे पैसे दे दो प्लीज़, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। राहुल नाराज़गी जाहिर करते हुए, तुमने क्या मुझे राह चलता लड़का समझ रखा है जिसकी लड़कियां कमज़ोरी हैं, और इसके चलते मैं तुम्हें अपने पास गिरवी रख लूं? सर प्लीज़, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये पैसे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे इन पैसों से किसी अपने की ज़िंदगी बचानी है। राहुल ये सुनते ही चौंक कर, क्या, किसकी ज़िंदगी बचानी है? सर, कल आपने मुझे रास्ते में तो बचा लिया था, लेकिन मैं घर में अपने भाई बहन को नहीं बचा पाई। मतलब, किससे नहीं बचा पाई? वो गुंडे कल मेरे घर आकर मेरे दोनों छोटे भाई बहन को उठाकर ले गए। अगर आज रात मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मेरे दोनों भाई बहन को जान से मार देंगे। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम रो मत प्लीज़, ये बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। राहुल चौंकते हुए, 10 लाख का कर्ज है तुम पर चुकाने के लिए? नहीं सर, 12 का कर्ज है। फिर 2 लाख का क्या? सर, 2 लाख है मेरे पास, मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए। राहुल अपने मन में सोचते हुए, चाहती तो यह लड़की मुझसे ज़्यादा पैसे भी ऐंठ सकती थी, लेकिन इसने अपनी ज़रूरत के अनुसार 10 लाख ही मांगे हैं। शायद ये सच बोल रही है। सर, कहाँ खो गए आप? अगर पैसे ना देना हो तो मैं चलूँ, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से रेत के जैसे फिसलता जा रहा है। तुम मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो, अगर मैंने ये डील कैंसिल कर दी तो तुम क्या करोगी? सर, मैं खुद को उनके हवाले कर दूंगी, लेकिन अपने भाई बहन को बचा के रहूँगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, अपनी आंखों को साफ करती हुई कहती है। इस बात से राहुल काफ़ी झेप जाता है और अपने सनग्लास उठाकर पहन लेता है। अपने घर का पता दे दो, मैं 1 घंटे में ही पैसे भिजवा दूंगा। अगर उसके बाद भी वो आदमी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशान करेगा तो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यह राहुल मेहरा का वादा रहा तुमसे। कल शाम 4 बजे मंदिर पहुंच जाना अपनी फैमिली के साथ। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, क्योंकि कल ही हमारी शादी है। प्रिया हाँ में सिर हिला देती है। राहुल वहाँ से चला जाता है। राहुल अपनी दादी माँ से कल दोपहर को अच्छी तरह से तैयार हो जाना और पहाड़ी वाले मंदिर पहुँच जाना सब लोगों के साथ। लेकिन क्यों बेटा? लता, मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। लाती हूँ भैया। लता पानी लेकर आ जाती है। लता, तुम्हें मेरा एक काम करना है। जी भैया, बोलिए, हो जाएगा। कल तुम दादी माँ और नौकरों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पहुँच जाना। कल मेरी शादी है। दादी और लता दोनों एक साथ। क्या? हाँ दादी माँ, आप चौंकिए मत। कल आपके पोते की शादी है। आपकी बहू आपके घर आने वाली है। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर रिश्ते नातेदार को भी पूछना है, और इतनी जल्दी कैसे होगा? हाँ भैया, दादी माँ ठीक कह रही हैं। शादी ब्याह रोज़ रोज़ थोड़ी होता है, सबको बुलाएंगे तभी अच्छा लगेगा। राहुल लता की ओर देखने लगता है। तभी लता नज़रें नीची करके, माफ़ करना भैया, वो मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। मुझे मेरी शादी में सिर्फ मेरे अपने चाहिए, जो आप सब लोग हो। लेकिन बेटा, लोग क्या कहेंगे? मैं अपने पोते की शादी अपनी पसंद की लड़की से धूमधाम से करना चाहती हूँ, लेकिन यह सब? अब दादी माँ, डिसाइड आपको करना है कि बहू घर लाना है या रिश्तेदारों को बुलाना है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। भैया, आप बुरा मत मानना, लेकिन सब कुछ फीका फीका नहीं लगेगा जब धूमधाम नहीं होगी। करेंगे ना धूमधाम से शादी। लो दादी माँ, भैया मान गए। आप खामखा चिंता कर रही थी। सच बोल रहा है ना? हाँ, अपनी लता की शादी में सब कुछ अच्छे से करेंगे। सभी रिश्ते नातेदारों को बुलाना, खूब मन मर्जी से धूमधाम से अपनी शादी में। अपनी शादी की बात सुन लता शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राहुल अपनी दादी माँ और नौकरों की टोली के साथ मंदिर पहुँच जाता है। उधर से प्रिया अपने भाई बहन और मम्मी के साथ पहुँच जाती है।
दोनों परिवार एक दूजे से मिलते हैं। माँ जी, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने मना कर दिया। उसे आज ही शादी करनी थी। बुलाना तो मैं भी चाहती थी बेटा, पर बच्चों के आगे हम बड़ों की एक ना चली। भगवान जी के सामने पंडित जी के द्वारा दोनों परिवारों की सहमति से राहुल प्रिया का विवाह संपन्न हो गया। प्रिया के घर वाले उसकी विदाई करके मंदिर से चले जाते हैं। राहुल सबके साथ प्रिया को लेकर घर आ जाता है। जब प्रिया का घर प्रवेश कराया गया तो वो मेहरा मेंशन देखती ही रह गई। एक राजभवन जैसा भव्य बंगला उसने आज तक नहीं देखा था। ऐसे क्या देख रही हो घर को? यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हो, इसलिए ज़्यादा सपने मत संजोने लगना, धीरे से राहुल प्रिया के कान में कहता है। प्रिया कुछ न बोलकर चुप खड़ी रही। आओ बेटा, कलश को दाहिने पैर से गिराकर अलाता की थाली में पैर रखकर अपनी पैरों की चाप छोड़ती हुई घर में प्रवेश करो, दादी माँ कहती हैं। प्रिया वैसे ही प्रवेश करती है जैसे दादी माँ कहती हैं। दादी, आप बहुत थक चुकी हैं, अब आपको आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़े मेरे दुश्मनों की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आराम करने की तुम दोनों की ज़रूरत है, मुझे नहीं। जाओ बेटा, कमरे में आराम करो जाकर, तुम थक गई होगी। लता, जा बहू को उसके कमरे में छोड़ कर आ। पर दादी माँ, छोटी मालकिन को कौन सा कमरा दूँ? अरे बुद्धू, इसे राहुल के कमरे में छोड़ कर आ। पर मेरे कमरे में क्यों दादी? घर में और भी तो कमरे हैं। तू अभी तक गई नहीं? जी दादी माँ, जा रही हूँ। आइए छोटी मालकिन, कहकर चली जाती है। देख बेटा, अब बहू का तेरी हर चीज़ पर बराबर का हक है, इसलिए तू उसे अपने हक से वंचित नहीं रख सकता है। पूरा कमरा फूलों से सजा होता है। एक सुगंधित भीनी भीनी सी खुशबू पूरे कमरे को महका रही होती है। आइए छोटी मालकिन, यह आपका कमरा है, आप यहाँ आराम करिए, मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगाना, मेरा नाम लता है। वो वहीं बेड पर सिमट कर बैठ जाती है। जब राहुल अपने कमरे में आता है तो उसे बड़ी झिझक होती है अपने ही कमरे में आने की। राहुल को देख प्रिया बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। राहुल अलमारी से कपड़े लेकर चेंज रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद चेंज करके आ जाता है। तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? जाओ फटाफट तुम भी चेंज करके आ जाओ। प्रिया भी चेंज करके आ जाती है। एक काम करो, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाता हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए अलग कमरे का अरेंजमेंट कर देता, लेकिन दादी ने साफ मना कर दिया। सर, आप बेड पर सो जाइए, सोफे पर मैं सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे इतने आरामदायक बिस्तर पर सोने की आदत नहीं है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम कहाँ लेटोगी, कहाँ नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ सोना है, कहते हुए तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला जाता है। अगले दिन प्रिया जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। खटपट से राहुल की आंख खुल जाती है। इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुमसे किसने कहा ऑफिस जाने के लिए? सर, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी तो कमाऊँगी क्या, अपने घर वालों को खिलाऊँगी क्या? मुझे इस सब से मतलब नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। लेकिन सर, आप मुझे मेरे काम पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। मैं तुम्हें इस घर से निकलने पर भी रोक सकता हूँ। क्यों? तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं पढ़ा? इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। सर, अगर मैं नहीं गई तो मैं काम से निकाल दी जाऊँगी, फिर मुझे नौकरी कौन देगा? तुम्हारी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा, तुम्हें घर से जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया कमरे से बाहर आ जाती है। चलो रसोई में देखती हूँ कि क्या काम करना है। अरे बहू रानी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? काका कहते हैं। मैं आपकी कुछ मदद करूँ? अरे नहीं, हम सब कर लेंगे बहू रानी, कहते हुए चाय छानने लगते हैं। ये चाय किसके लिए है? बड़ी मालकिन के लिए। अच्छा लाओ, मैं ले जाती हूँ। वैसे भी मैं दादी माँ के पास ही जा रही हूँ, आज बहुत देर कर दी चाय लाने में। प्रिया चाय नीचे रखकर दादी माँ के पाँव छूती है। अरे बेटा तुम, मुझे लगा सुरेश है। कोई बात नहीं दादी माँ, अब से आपके लिए चाय मैं ही लाऊंगी। आप अपनी दवाई बताइए कहाँ पर है, वो भी दे दूँ आपको। कुछ देर बाद राहुल मिलता है दादी से।
अब तो दवाई टाइम पर ले रही हो? दादी माँ, हाँ बेटा, अभी कुछ देर पहले बहू देकर गई है। कुछ भी कहो बेटा, तूने साबित कर दिया है कि तू मेरा पोता है। वो कैसे? हीरा चुनकर लाया है मेरी बहू के रूप में। ये हीरे की चमक कुछ ही दिन के लिए है इस घर में दादी माँ। कुछ नहीं दादी माँ, आखिर पोता किसका हूँ? हाँ, दोनों ही एक साथ हंस देते हैं। प्रिया दिन रात दादी माँ की सेवा में लगी रहती है। कभी उन्हें बाहर गार्डन में घुमाने ले जाती है तो कभी उनके लिए सुंदरकांड का पाठ सुनाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दादी माँ की तबीयत में काफ़ी इजाफा हुआ। यह देखकर सभी काफ़ी खुश हुए। ये तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है? सर, मैंने अब क्या किया है? यह दादी माँ के आगे पीछे क्यों घूमती रहती हो? मैं तुम्हें अपने घर में रखने वाला नहीं हूँ, इसलिए ये सब करना बंद कर दो। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 महीने बचे हैं। 2 महीने बाद ये ड्रामा आपको नहीं देखना पड़ेगा सर। कहीं ना कहीं राहुल के मन में प्रिया के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी, इसलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि औरतों के प्रति उसकी सोच बदल कैसे सकती है। दिन बीतते गए। कॉन्ट्रैक्ट पेपर का समय लगभग पूरा होने वाला था। बेटा, आज तुम दोनों को एक पार्टी में जाना है। कहाँ है? सिंघानिया के यहाँ पार्टी है, तुम दोनों को जाना है। मैं नहीं लेकर जाने वाला इसे। मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। प्रिया बेटा, आज शाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाना। सबको पता चले कि यह मेहरा मेंशन की बहू है। शाम के लिए प्रिया तैयार हो जाती है। नेट की गुलाबी साड़ी पहनकर बहुत खूबसूरत लगती है। उसे राहुल देखता ही रह जाता है। राहुल भी तैयार होकर आता है। दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। दादी दोनों की बलाएं लेती है। बहू रानी, तनिक 1 मिनट रुको, काका कहते हैं, और रसोई से कुछ लेने चले जाते हैं। वो रसोई से कुछ नज़र उतारने का सामान लाते हैं और दोनों की नज़र उतारने लगते हैं। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ऐसे लगता है भैया और भाभी दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है ना दादी माँ? लता कहती है। अब तुम लोगों को निकलना चाहिए। और हाँ बेटा, बहू का ख्याल रखना, दादी माँ कहती हैं। हाँ कहकर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही पार्टी में पहुंचकर पार्टी की शान बढ़ाते हैं। वहाँ सभी लोग डांस करने के लिए दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं। सॉरी सर, मुझे डांस नहीं आता और ना ही आज तक मैं ऐसी पार्टी में आई हूँ। प्लीज़ आप किसी और पार्टनर के साथ डांस कर लें। डांस के लिए दोनों का नाम अनाउंस हो जाता है। सर प्लीज़, नहीं होगा मुझसे। राहुल अपना हाथ बढ़ाते हुए, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं। इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हैं। करीबी के कारण दोनों ही एक दूसरे से नज़र चुराने को मजबूर थे। डांस खत्म होते ही जैसे राहुल प्रिया से अलग होना चाहता है, वैसे ही प्रिया उसको कसकर पकड़ती हुई, सर प्लीज़ हाथ मत हटाना। क्यों, क्या हुआ? सर, पीछे से मेरी ड्रेस खुल गई है, शायद हुक खुल गया है। अगर आप हाथ हटा लेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज़ सर, अपनी आंखों को बंद किए हुए कहती है। राहुल को उसे देखकर गुस्सा भी आता है और प्यार भी। तुम पागल हो क्या? ऐसी ड्रेस पहनती क्यों हो जो खुलने का रिस्क हो? सर, आप जितना डांटना चाहें डांट लो, लेकिन हाथ मत हटाना प्लीज़। मेरी साड़ी भी नेट की है। तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ जो ऐसी सिचुएशन में छोड़ दूँगा? मेरे साथ धीरे धीरे साइड से चलो, मैं कुछ करता हूँ, टेंशन मत लो। हाँ। क्या हुआ राहुल, कोई टेंशन है क्या? डांस कब का ख़त्म हो गया? तू अभी भी भाभी से चिपका हुआ है। मेरी बीवी है ही इतनी सुंदर कि मुझे उसके करीब रहने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, और आज जब मौका मिला है तो क्यों जाने दूँ, कहते हुए और अपने करीब कर लेता है। वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। राहुल प्रिया के कान में बुदबुदाकर, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ। वो मौका देखते ही प्रिया को बाथरूम लेकर चला जाता है। तुम फटाफट से ठीक कर लो, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। प्रिया शीशे में अपनी बैक साइड देखती है। हुक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हुक टूटकर गिर जाता है। वो सेफ्टी पिन लगाने की कोशिश करती है पर वो उसकी पीठ पर चुभ जाता है। कितनी देर लगाओगी, जल्दी कर लो। सर, 1 मिनट आप अंदर आ सकते हैं? मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ सर। हाँ बोलो।
ये सेफ्टी पिन लगा दो सर, मुझसे लग नहीं रहा। राहुल नाराज़गी जाहिर करते हुए, कैसे लगता है, मुझे नहीं आता लगाता। प्रिया अपनी साड़ी पर लगाकर दिखाती है। लाओ, कोशिश करता हूँ। प्रिया पीट करके खड़ी हो जाती है। उसकी खुली पीठ देखकर राहुल झिझक जाता है। सेफ्टी पिन लगाते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसकी उंगलियों की छुअन से प्रिया सिसक उठती है। देखो, मैंने लगा दिया है, अगर ये खुल जाए तो हैंडल कर लेना। एक काम करो, तुम मेरी जैकेट पहन लो, इससे तुम कंफर्ट फील करोगी। राहुल प्रिया दोनों पार्टी से बाहर आते हैं। थैंक यू सर, आज आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। गाड़ी में बैठो, फिर बात करना। गाड़ी में बैठते ही थैंक यू सो मच इतना ही बोल पाई। राहुल ज़ोर से चिल्लाया। राहुल चिल्लाते हुए, इतने सस्ते और डाउन मार्केट कपड़े पहनकर दोबारा घर से बाहर मत निकलना। जब तक मेरे घर में, तब तक तो अपने घर के डाउन मार्केट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं। राहुल की बात से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ ना बोलकर चुप रही। प्रिया की गलती के लिए राहुल उसे रास्ते पर सुनाता रहा, लेकिन प्रिया ने अपनी सफाई में उसे एक शब्द भी ना कहा। अब कुछ बोलोगी? सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई है। राहुल प्रिया घर पहुंच जाते हैं। दादी प्रिया को जैकेट पहना देख पूछती हैं, क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तूने इसकी जैकेट क्यों पहनी है? वो दादी माँ, इसे एसी की आदत नहीं है, इसलिए इसे ठंड लग रही थी तो मैंने ही दे दी। क्या बेटा, तूने इसकी साड़ी की पूरी खूबसूरती ख़राब कर दी। कितने प्यार से लेकर आई थी मैं इसके लिए। आप लेकर आई थी दादी माँ? और नहीं तो क्या, तू लेकर आया था। क्यों, इसमें भी कोई दिक्कत थी तुझे? अरे नहीं दादी माँ सब इसकी साड़ी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। प्रिया कमरे में जाकर चेंज करके लेट जाती है। राहुल खुद की बातों से बहुत शर्मिंदा होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कमरे में जाने की। अब तू यहीं खड़ा रहेगा या सोने के लिए भी जाएगा? जा रहा हूँ दादी माँ, अब डांटिए मत। वैसे भी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं तो तुझे तेरे बच्चों के सामने भी डांटूँगी, क्योंकि तू कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए हमेशा बच्चा रहेगा। राहुल कमरे में जाकर चेंज करके लेट जाता है। उसे नींद नहीं आती है। वो प्रिया को आवाज़ देते हुए, सो गई क्या? नहीं सर, कोई काम था। सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके सर। तुम्हें बताना चाहिए था कि वो कपड़े तुम्हारी दादी माँ ने गिफ्ट किए हैं। इससे क्या होता सर, जो गुस्सा आपने मुझ पर निकाला वो दादी माँ पर निकल जाता। वैसे भी जाते वक्त मैं आप लोगों में दरार नहीं डालना चाहती। मतलब जाते वक्त? सर, 1 हफ्ते बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। तुम चली जाओगी? हाँ सर, आपने मुझसे झूठ बोलकर शादी की, लेकिन मेरी शादी करना सच में मजबूरी थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, लड़कियां पैसों की भूखी होती हैं, और आपने मेरा पहले ही पेट भर दिया, इसलिए आपकी डांट का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने तुमसे क्या झूठ बोलकर शादी की? यही कि आपकी दादी माँ को कैंसर है। झूठ क्यों बोलूँगा, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था। फिर दादी माँ की इच्छा थी अपनी बहू को देखने की, इसलिए तुमसे शादी की। आपकी दादी माँ को बढ़ती उम्र की बीमारियों ने घेरा है। अब आपने नोटिस किया होगा, वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं। शायद आपकी शादी की चाहत ने उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर किया होगा। सॉरी, मैं तुमसे बहुत बुरे तरीके से पेश आया। इट्स ओके सर, आप सो जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। हफ्ते के आखिरी दिन प्रिया अपना बैग पैक करके कमरे से बाहर आती है। कहाँ जा रही हो बेटा ये सामान लेकर? दादी माँ, मैं अपने, इतना ही बोल पाई। राहुल बीच में बोल पड़ता है, दादी माँ, शादी को इतना वक्त हो गया है, हम लोग कहीं गए नहीं हैं, तो अपने हनीमून के लिए घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। सॉरी दादी, मैं आपको बताए बगैर ही प्लान बना लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तूने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची। मतलब दादी माँ? दादी हूँ तेरी, तेरे बाप की माँ। तुम लोग कमरे में अलग रहते हो, पता है मुझे भी। प्रिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। दादी माँ, मैं 1 मिनट में आया। सर, आप मेरा यकीन करिए, मैंने दादी माँ को कुछ नहीं कहा है। राहुल अलमारी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल कर फाड़ देता है।
तुम इन पेपर की वजह से घर छोड़कर जा रही थी, अब मैंने वही फाड़ दिया। अब तुम मेरी पत्नी हो और इस सच को तुम झुठला नहीं सकती हो। सर, आपको तो लड़कियों से नफ़रत है, अब मोहब्बत हो गई है, वो भी तुमसे। मुझे कॉलेज के दिनों में एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, इसलिए मुझे लड़की जात से नफ़रत हो गई थी। तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच बदल गई। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सर, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको लगता कि मैं आपसे नहीं, आपकी दौलत से प्यार करती हूँ। राहुल प्रिया को गले से लगा लेता है। दादी माँ राहुल को आवाज़ लगाती हैं, बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। एक बात मैंने भी छुपाई है तुझसे। राहुल प्रिया एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। क्या हुआ? हमें पता है दादी माँ, प्रिया ने मुझे बता दिया है। मुझे माफ़ कर दे बेटा। आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी वजह से मुझे प्रिया मिली। अगर आप जिद ना करती तो शायद मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलता। रात को जब राहुल कमरे में जाता है तभी प्रिया सोने का नाटक करने लगती है। राहुल सोफे से तकिया उठाकर बेड पर डाल देता है। अब जब हम दोनों एक हो गए हैं तो बेचारे सोफे को क्यों तकलीफ़ दी जाए। हाँ, राहुल की बात सुन प्रिया को हंसी आ जाती है। थोड़ी हंसी खुशी के बाद कमरे में सन्नाटा हो जाता है। राहुल प्रिया हमेशा के लिए एक हो जाते हैं।